वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवीना तिवारी। अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स के चैप्टर की सीरीज में ही आज हम जानेंगे पावर इन एसी सर्किट और पावर फैक्टर क्या है, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि पावर क्या होती है। पावर क्या है? रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक बात हो रही है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। मतलब पावर को हम डिफाइन करेंगे रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी, करंट I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में फाई का फेज डिफरेंस है और I नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट, V नॉट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ये I और V क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। पावर क्या होती है? जैसे डीसी में पढ़ा था P इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक वैसे ही एसी सर्किट में भी P इक्वल टू वी आई लगा दिया। अब V और I की ये एक्सप्रेशंस जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आनी जरूरी होती है क्योंकि V की जगह क्या लिखेंगे? V नॉट साइन ओमेगा टी और I की जगह I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब ये देखो रिलेशन है साइन ओमेगा टी माइनस फाई। थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री से क्या मतलब है मेरा कि साइन A माइनस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बता देती हूँ। A ओमेगा टी फाई B है तो साइन ओमेगा टी माइनस फाई कैसे लिखा जाएगा? साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब मल्टीप्लिकेशन में V नॉट I नॉट आ गया पहले और साइन ओमेगा टी माइनस फाई का पूरा एक्सप्रेशन खोल के लिख लिया। कितना आ गया? V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई। देखिए V नॉट साइन ओमेगा टी तो पहले ही लिख लिया और I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई में I नॉट तो वैसे ही लिखा, साइन ओमेगा टी माइनस फाई को खोल लिया। कितना आ गया? V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब दो बातें और आने। पहली चीज, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर निकालनी है तो हमें एवरेज वैल्यूज ऑफ ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स भी आने चाहिए। याद कर लीजिए एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी फॉर वन कंप्लीट साइकिल वो होता है हाफ। उसे ऐसे लिखा भी जाता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये जो ब्रैकेट्स हैं इनमें ये एवरेज वैल्यू के लिए लगाए जाते हैं। तो इसकी वैल्यू आपने लिख ली 1/2 और अगर हम इसे 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कर दें तो यहाँ 2/2 कर दें। देखिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, 2/2 अभी भी 1 है, लेकिन 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हाफ। तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी भी फॉर वन कंप्लीट साइकिल वो कितनी होती है? 0। बस ये दो टर्म्स आपको याद रखने हैं। तो अब पावर फॉर वन कंप्लीट साइकिल कितनी आ जाएगी आपके पास? P इक्वल टू V नॉट I नॉट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? हाफ। तो आपने लिख दिया हाफ और कॉस फाई। बाकी टर्म क्या हो गया? माइनस के बाद ये पूरा टर्म 0 है तो सभी मल्टीप्लाइड है। यानी एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट, उसका फॉर्मूला आ गया V नॉट I नॉट हाफ कॉस फाई। अब ये हाफ को कैसे एडजस्ट करें? सही है ये, अगर आपको पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट दी है आपने लगा दिया और ये कॉस फाई है, इसका नाम पावर फैक्टर। क्या लिख सकते हैं इसे हम? V नॉट अपॉन √2। हाफ को अगर हम √2 इंटू √2 में ब्रेक कर ले तो I नॉट अपॉन √2 और V नॉट अपॉन √2 में √2 हाफ की जगह हो गया ना, और ये क्या हो गया? कॉस फाई। अब हम इन वैल्यूज को क्या लिख सकते हैं? V RMS वैल्यू ऑफ AC, और ये जो VRMS IRMS है यही है अपरेंट पावर प्रोड्यूस्ड इन एसी सर्किट। पावर प्रोड्यूस्ड इन एसी सर्किट खाली V और I पर डिपेंड नहीं करती। किस पर डिपेंड करती है? फाई पर, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब इस एक्सप्रेशन से जो एवरेज पावर ऑफ एसी सर्किट है हम क्या क्या पता लगा सकते हैं? सीरीज LCR सर्किट में हमने तमाम तरीके के सर्किट पढ़े, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, तीनों सर्किट। फिर LR, CR, LCR, तीनों के केस में पावर कंज्यूम पूछ ली जाती है। तो VRMS IRMS तो जितनी करंट और वोल्टेज होगी वो तो रहेगा। मेन बात आएगी कि उनके बीच में कॉस फाई निकालना उन सर्किट्स के लिए। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। अब हम जान लेते हैं कि ये जो
कॉस फाई पावर फैक्टर है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट एसी सर्किट्स में। तो सबसे पहले सीरीज एलसीआर सर्किट बना हुआ है, उसमें हम एक्स एक्सिस के अलोंग वोल्टेज अक्रॉस आर और करंट दोनों ले रहे हैं। क्यों? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, उसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, तो सेम एक्सिस पर ले लिया गया। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस 0 है। तो ये मैंने यहाँ लिख रखा है कि फॉर ओनली आर या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पूरी इम्पीडेंस कितनी होती है? ओनली द रेजिस्टेंस। फाई कितना होता है? 0। अब अगर फाई 0 है तो कॉस फाई पावर फैक्टर कितना हो गया? 1। मतलब पावर का एक्सप्रेशन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए सिर्फ Vrms इंटू IRms होगा। ये Vrms IRms वो वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट है जो उस रेजिस्टेंस में बह रही हैं, जो पढ़ी जा रही हैं। एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? V0 और I0। ध्यान रखिएगा, RMS क्या होती है? V0 अपॉन रूट 2 और करंट के लिए I0 अपॉन रूट 2। अब बात करते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट की। इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करती है करंट से 90 डिग्री। तो अगर हम करंट और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एक्स एक्सिस पर लेंगे तो 90 डिग्री का मतलब लीड कर रही, तो ऊपर की तरफ तो यही तो बनेगा ना, वोल्टेज लीड कर रही है। कितना? कितने एंगल से? 90 डिग्री से। तो यानी कि फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/2 या 90 डिग्री। तो मैंने यहाँ पहले ही से लिख रखा है कि अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तब क्या होगा? वोल्टेज लीड करती है करंट से π/2, एक्सप्रेशन से आपने बना भी दिया। और cos 90 पावर फैक्टर क्या हो जाएगा अब? cos 90। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसका मतलब क्या हो गया कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, उसमें एसी सोर्स जुड़ा हुआ है, करंट बह रही है, लेकिन एवरेज पावर कंज्यूम्ड 0 है। ये तब जब हम इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टर्स हाईली इंडक्टिव 0 रेजिस्टेंस वाला माने। आइडियली ये पॉसिबल है, अदरवाइज कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है। अगर उसे नेग्लिजिबल मान लेंगे वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, तो एवरेज पावर कंज्यूम इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट 0। कैसे प्रूव हो गया? cos फाई cos 90, तो P की वैल्यू क्या आ गई? 0। ये सर्किट जिसमें करंट तो बहे लेकिन पावर कंज्यूम 0 हो, तो ऐसी करंट कहलाती है वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट किस सर्किट में अभी आपको देखने में मिली? प्योरली इंडक्टिव सर्किट में। यही हाल होगा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा है और कैपेसिटर में भी वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल π/2 या 90 डिग्री होता है। तो फिर से cos 90 0 आ जाएगा। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी क्या होगा? वॉटलेस करंट बह रही होगी, पावर कंजम्पशन 0 होगा। बस उसका डायग्राम कैसे बनाएंगे कि VC नीचे दिखाएंगे, VA नहीं दिखाएंगे। तो फेज एंगल तो 90 डिग्री है, cos 90 0। अब बात करते हैं कि अगर हम LR सर्किट लें। LR सर्किट का मतलब हो गया कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों है। तो LR सर्किट में ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज VR, इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज VL, खाली ये दोनों वेक्टर लेंगे। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वही तो होता है नेट वोल्टेज ऑफ द सोर्स। तो अब ये फाई एंगल पर तो आ रहा है, मतलब वोल्टेज करंट से फाई एंगल लीड करती है। अब यहाँ पर अगर हम इम्पीडेंस ट्रायंगल बना लें तो VL क्या लिखेंगे? IXL, V होगा IZ और VR होगा IR। इससे अगर cos फाई चाहिए तो डायरेक्ट ये इम्पीडेंस ट्रायंगल भी है, वोल्टेज ट्रायंगल भी है, तो cos फाई निकाल लेंगे। cos फाई किसके बराबर हो जाएगा? ये पूरा क्या है? IZ, ये पूरा क्या है? IR और ये क्या है? IXL। cos के लिए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? IR, हाइपोटेन्यूज क्या है? IZ। कितना आ गया? cos फाई R अपॉन Z। यानी cos फाई की वैल्यू R अपॉन Z हो गई। इससे R और Z या L और R की जो भी वैल्यूज होंगी वो हम रख देंगे यहाँ पर और पावर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से CR सर्किट में भी, CR सर्किट में Z क्या हो जाएगा? √R² प्लस XC²। तो जो भी वैल्यूज आती हैं हम उनको यहाँ पर रख के कैलकुलेट कर लेते हैं पावर इन LR एंड CR सर्किट। अब बात करती हूँ सीरीज LCR सर्किट में। सीरीज LCR सर्किट में दोनों ही वोल्टेज होंगी, तो एक छोटी एक बड़ी लेनी पड़ेगी ना। तो मान लेते हैं कि ये वोल्टेज इतनी है, तो नेट वोल्टेज ये हो गई VC माइनस हो जाएगा उससे, तो ये कितनी हो जाएगी? VL माइनस VC। तो यहाँ पर IXL माइनस IXC हो जाएगा। यहाँ पर
फाई के लिए क्या हो जाएगा, आई आर तो वैसे ही रहेगा। ये जो z है यहाँ पर z किसके बराबर आ जाएगा, √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये पूरा डिटेल देखने के लिए मैं लिंक शेयर कर दूंगी, मैंने बताया हुआ है। और इससे आप कॉस फाई निकाल रहे हो इम्पीडेंस एंगल से, तो आएगा तो भाई r/z। यानी जनरल फॉर्मूला पावर फैक्टर का क्या बन गया, r/z। ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला हर सर्किट के लिए एप्लीकेबल है, पर प्योरली रजिस्टिव सर्किट है जेड आर ही तो है, r/r कितना हो गया 1। यहाँ पर भी आप देखिए cos फाई 1 आ रहा था। प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, z = XL है, तो यहाँ पर आपने r/XL लिखा, लेकिन प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, उसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो r 0 है, इसलिए 0 आ गया। कैपेसिटर के लिए भी यही होगा, cos फाई 0 आ गया। तो ये हुआ पावर फैक्टर की एप्लीकेशन इन वेरियस एसी सर्किट्स। तो पावर इन एसी सर्किट्स में पावर इक्वल टू क्या है, Vrms Irms cos फाई। ये cos फाई पावर फैक्टर है, किसके किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। 0 कब होगा, जब सर्किट प्योरली इंडक्टिव प्योरली कैपेसिटिव हो, फाई = 90 cos 90 0 हो जाएगा, वॉटलेस करंट। 1 कब होगा, जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो या सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस हो, उसमें वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहेंगे। फाई 0 cos फाई 1, cos 0 1 होता है। लेस देन 1 कब होगा, जब कुछ ना कुछ पावर वेस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल या इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर। तो पावर फैक्टर का रोल होता है पावर सपोर्टेड बाय इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। कैसे, देखिए ट्रांसफार्मर से दूर दूर तक लाइन पावर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ही तो ट्रांसमिट की जाती है पावर। उसमें पावर मिनिमाइज कैसे होगी, Vrms Irms कम से कम हो, पावर फैक्टर ज़्यादा हो। ये भी बहुत पूछा जाता है। अगर पावर फैक्टर आप कम रखोगे, लॉस ज़्यादा होगा, एनर्जी लॉसेस ज़्यादा होंगे, तो डिज़ायरेबल क्या है, पावर फैक्टर को ज़्यादा रखना। उम्मीद करती हूँ पावर फैक्टर, पावर इन एसी सर्किट आपको ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू।